नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर। सतीश महाना का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय। संख्या बल कम होने से सपा नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी। देखिए, बहुमत के साथ बीजेपी को जनता ने फिर से जनादेश दिया है। सतीश महाना ने ब्रजेश से खास बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि वो नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। जब उन्होंने जानकारी दी थी उस दौरान में ये बता चुके थे कि वो नामांकन भरने जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि संख्या बल विपक्ष के पास है नहीं, 125 सपा और गठबंधन के पास में, जबकि 273 बीजेपी और गठबंधन के पास में, तो अच्छा खासा बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में निर्विरोध चुना जाना उनका तय है। सतीश महाना निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है संख्या बल कम होने के चलते। इस वक्त लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश में। अब ये खबर सबसे पहले हम लगातार आपको बता रहे थे कि सतीश महाना ही विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे और उन्होंने पहले इस बात को खुद कंफर्म किया ब्रजेश से खास बातचीत के दौरान में। और अब समाजवादी पार्टी क्योंकि कोई प्रत्याशी नहीं उतारी है तो ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ में, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, सतीश महाना को लेकर एक्सक्लूसिवली जानकारी आपने दर्शकों को दी थी कि सतीश महाना ही विधानसभा अध्यक्ष होंगे इस बार, और अब उनका निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है 100%। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी के पास पर्याप्त विधायक हैं ताकि जिससे विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सके। बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का तय होता है और जिस तरीके से विपक्ष के पास कंप्लीट मैंडेट नहीं है, उनके पास पूरा जो है बहुमत नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश महाना इकलौते प्रत्याशी के तौर पर वो अपना नामांकन अब से कुछ देर में दाखिल करेंगे। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है। सबसे बड़ी बात यह है कि सतीश महाना के बारे में अगर बात करें तो सतीश महाना 8 बार से विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में उनके पास एक लंबा अनुभव है और अनुभव के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो होती है उनका प्रबंधन, उनकी अपनी पर्सनैलिटी। जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष को किस तरीके से वो मैनेज करके सदन की कार्रवाई को चला सके। और वैसे ब्रजेश, जब आपने उनसे पूछा कि विपक्ष जब इतना दमदार इस बार है तो आप कैसे मैनेज करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी न्यूट्रल था और मैं आज भी न्यूट्रल हूं और मैं इसको सही तरीके से मैनेज कर सकता हूं। बिल्कुल वो काबिलियत है सतीश महाना में। सतीश महाना हाईली लिटरेट पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है और इसके साथ साथ वो जो है विरोधियों में भी लोकप्रिय है। सबसे बड़ी बात यह सतीश महाना केवल सत्ता पक्ष, सतीश महाना जहां रहे वहां विपक्ष सुन नहीं रहा, चाहे वो सियासत की बात करें या फिर जो है बाहर भी वो विपक्ष में भी जो है उनके संबंध सभी से बहुत ही अच्छे हैं। तो ये अपने आप में उनकी काबिलियत। और ऐसे में इस वक्त जब समाजवादी पार्टी 125 विधायकों को लेकर के विपक्ष में बैठेगी तो जाहिर तौर पर पहले से विपक्ष ज्यादा मजबूत है। संख्या बल भले इतना ना हो कि अपना विधानसभा अध्यक्ष बनवा सके, लेकिन फिर भी सरकार को परेशान करने के लिए, सदन की कार्रवाइयों को बाधित करने के लिए विपक्ष के पास संख्या बल है और वो संख्या बल सरकार की मुसीबत का सबब ना बने, इसके लिए जिम्मेदारी सतीश महाना के कंधों पर डाली गई है। सतीश महाना का आपको याद होगा 2017 में इनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया था और उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में निवेश आए 4 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लाने का जो एक टारगेट दिया गया था वो भी एक्सपीरियंस सतीश महाना के कंधों पर था और सतीश महाना ने कई इन्वेस्टर समिट को सफलतापूर्वक करवा करके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाने में कामयाबी भी हासिल की। तो एक तरफ उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत बेहतर है, दूसरा उनका अपना जो पर्सनैलिटी है वो इस तरीके की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनको स्वीकारने को मजबूर हो जाएंगे। और तीसरा, वो चूंकि हाईली लिटरेट है और ऐसे में वो कुशलता के साथ सदन की कार्रवाई को संचालित कर सकते हैं। तो इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात, सतीश महाना जिस तरीके से लगातार 8 बार से विधायक हैं, क्या कुछ विधानसभा की कार्रवाई रहती है उनको बेहतर तरीके से पता है, मैनेजमेंट क्या है उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, तजुर्बा उनको अच्छा खासा है। और अब ऐसे में जब जाहिर सी बात है अपनी सरकार उनकी भी है, बीजेपी की सरकार है और वो
विधानसभा अध्यक्ष के पद पर होंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच में बेहतर तालमेल के साथ में कैसे विधानसभा की कार्रवाई चले, ये पूरा दारोमदार उनके कंधों पर रहेगा। और जिस तरीके से उनका अपना तजुर्बा है, उससे ये उम्मीद है कि उनके इस तजुर्बे का बहुत फायदा मिलने वाला है। न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की सतीश महाना ने, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनने की पुष्टि कर दी थी। सतीश महाना से बातचीत की न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने, उन्होंने इस बातचीत के दौरान में क्या कुछ और खास बातें कही हैं, सुनिए। है सतीश महाना जी। सर, आज सभी विधायक शपथ लेने जा रहे हैं। बतौर विधायक तो आज आप शपथ लेंगे, कुछ बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बनाए जा सकते हैं। आज 1:30 बजे नामांकन है विधानसभा के अध्यक्ष के लिए। पार्टी ने कृपा पूर्वक मुझे नामांकन करने के लिए कहा है, तो नामांकन करेंगे। सर, कैबिनेट में आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की तरफ से और खास करके विधानसभा की कार्रवाई को, वो कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए, मैं हर काम को चुनौती के रूप में मानता हूँ। हर काम में मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। जो काम मुझे दिया जाता है, मैं काम के उसमें अपने आप को काम में डाल देता हूँ और उसके हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से, उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से मैं काम करता हूँ। मुझे जहाँ कहीं भी खड़ा कर दिया था, मैं सिपाही के नाते से वहाँ काम। न्यूट्रल, अब आपको न्यूट्रल होकर काम करना होगा। मजबूत विपक्ष है इस बार पहले की अपेक्षा जो है वो एक चुनौती। मैं हमेशा न्यूट्रल होकर काम करता हूँ। तो क्या लगता है सभी का सहयोग आपको मिलेगा? सबका सहयोग मिलेगा और मैं सबका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सतीश महाना जी थे जो बतौर विधानसभा अध्यक्ष आज 1:30 बजे अपना नामांकन करेंगे। और न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले सतीश महाना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा है कि मैं हमेशा न्यूट्रल रह के काम किया है और आगे भी न्यूट्रल होकर के ही काम करूंगा और मेरिट के आधार पर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी ने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हराकर यहाँ पहुंचे हैं। विधायक जी, आज आप साइकिल से आ रहे हैं? देखिए, साइकिल ये गरीब की सवारी है, ये नौजवान की सवारी है और इसी से हम लोग यहाँ तक जीत कर पहुँचे हैं। तो हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो जनता ने हमें संघर्ष का जनमत दिया है, उसको सड़क से लेकर सदन तक किसान, नौजवान, सब लोगों के लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। आज उसी के रूप में पहला दिन विधानसभा में हमारा है शपथ का। मैं इस लोकतंत्र का धन्यवाद करूंगा, जनता का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें यहाँ तक भेजा। अखिलेश यादव इस बार सदन में रहेंगे, क्या मानते हैं इस बार कुछ अलग होगा? देखिए, निश्चित अलग होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ सीखने की होती है, जिंदगी भर व्यक्ति सीखता है। लेकिन हम लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो कई चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पर रहेंगे और उसको करेंगे। सरदने के आवाम का, प्रदेश के आवाम का जो है, हर बात को उठाने का काम करेंगे। माना जाए कि इस बार समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी। जो आरोप लग रहे थे कि बाहर नहीं निकलते, सदन में नहीं आते, वो सारी चीजें पूरी। जो जनता ने जनमत दिया है, संघर्ष का जनमत, हर उस बात पर हम खरी उतरेंगे कि सरकार कोई वादा खिलाफी ना करे, सरकार किसी के साथ गलत ना करे। बिल्कुल, ये हैं अतुल प्रधान जो कि बता रहे हैं कि वो कहीं न कहीं ये कोशिश करेंगे कि जो जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है उसको पूरा किया जाए। जिन चीजों को लेकर हम आवाज उठाते रहे हैं संघर्ष की, वो उठाते रहेंगे। कैमरन साहब के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज सभी विधायक शपथ लेने जा रहे हैं। बेहद अहम दिन है और हम सब मिलकर जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, बेहद ही बड़ा दिन है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर कैबिनेट में शामिल होने के लिए। आज विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, बेहद अहम दिन है आज। नहीं, निश्चित तौर से बहुत अहम दिन है। सब जो अभी आज माननीय विधायकगण शपथ लेंगे उनको सबको अग्रिम शुभकामनाएं हैं और उन्हीं की उपस्थिति में यह सदन का कार्यकाल बीतेगा और सभी जो सदस्य हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करता हूँ। सर, आपको दोबारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या दूसरे कार्यकाल में क्या कुछ प्रमुख जो प्राथमिकताएं हैं वो होंगी आपकी? नहीं, प्राथमिकता पहले से ही तय है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो गरीब कल्याण का यज्ञ चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो आगे बढ़ाएंगे
और जो प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को रोड मैप मान करके उसके आधार पर काम हमने शुरू कर दिया है। हमारी सरकार उसी दिशा में आगे आप लोगों ने पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है कि गरीबों के लिए जो राशन योजना है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और कौन से बड़े फैसले जो आगे आने वाले निश्चित तौर से जब जब जो फैसले लेंगे उसे आपको समय पर बताएंगे। एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए फ्री राशन की सुविधा 6 महीने के लिए बढ़ाई है, और वहीं प्रदेश सरकार ने भी 3 महीने के लिए पैकेज 3000 करोड़ से अधिक खर्च करके गरीबों को फ्री राशन देने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गरीब कल्याण का जो यज्ञ सरकार ने शुरू किया है उसे हम लगातार सतत आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। राजनाथ सिंह ने जिसके मंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, मायावती ने जिसे रिजेक्टेड माल कहा था, वो आज सबसे बड़े सूबे का डिप्टी सीएम है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ब्रजेश पाठक पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। रिपोर्ट देखिए। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ ग्रहण समारोह में इस बार डिप्टी सीएम के पद के लिए नया नाम सुनाई पड़ा। नेता तो वो तभी बन गए थे जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। 25 मार्च को 4:27 पर वो यूपी की राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल करने निकल पड़े। हरदोई के मल्लावा में हुआ था जन्म। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की, तभी से राजनीति में मन लगने लगा था। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष बने। 12 साल तक की हाथी की सवारी। साल 2004 में बसपा में शामिल हुए और उन्नाव से चुनाव लड़े। पहली बार जीत हासिल हुई। साल 2009 में मायावती ने उन्हें राज्यसभा में जगह दिलाई। साल 2014 में उन्नाव से दोबारा बसपा से लड़े, लेकिन हार गए। उनके बसपा छोड़ते ही बीजेपी ने तुरंत ये मौका लपक लिया। 25 अगस्त की शाम ही ब्रजेश को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। 28 अगस्त 2016 दिन रविवार आजमगढ़ में बसपा की रैली थी। वहां बीजेपी पर तंज कसते हुए मायावती ने कहा, बीजेपी वाले बसपा के रिजेक्टेड माल को माला पहनाते हैं। यही मुख्य वजह है कि अब विरोधी पार्टियों के लोग जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर आए दिन इस किस्म के गलत व झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि विरोधी पार्टियों में से खासकर यहाँ प्रदेश में बीजेपी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब ये पार्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि अब ये पार्टी बीएसपी के रिजेक्टेड माल को भी बिना कोई जांच पड़ताल के उन्हें बहुत आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाती है। 28 अगस्त 2016 ब्रजेश को ये बात खटकी। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमें रिजेक्टेड माल कहा उन्हें आने वाले चुनाव में जनता रिजेक्ट कर देगी। और हुआ भी यही। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ सेंट्रल से चुनाव लड़े, 5000 वोटों से जीत गए। यूपी विधानसभा में ये उनकी पहली एंट्री थी और उन्हें योगी ने कानून मंत्री बना दिया। 2022 में एक जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने ब्रजेश पाठक को 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले मंत्री बताया था। उन्होंने कहा, अभी तो ये कानून मंत्री हैं, आगे भगवान जाने कौन से मंत्री होंगे, पर होंगे जरूर। कभी कुछ जरूरत हो और हम ना मिले तो इनसे मिल लेना, ये हमेशा मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी है। एसीजेएम 3 के कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होने वाली है। अवैध निर्माण को लेकर साल में हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में कोर्ट में पेशी है और इसके चलते कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसीजेएम 3 के कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी सिक्योरिटी के साथ में मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर 2021 में हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले में आज मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी। कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होगी। लखनऊ में पहुंच चुका है। एसीजेएम 3 के कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। जमीन कब्जे के मामले में, अवैध तरीके जमीन कब्जे के मामले में पेशी है आज मुख्तार अंसारी की।
कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होनी है और पेशी से पहले मुख्तार अंसारी को पहुंचाया जा रहा है लखनऊ। एसीजेएम 3 के कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी से पहले लखनऊ पहुंच चुका है अब वो फिलहाल, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले लखनऊ की सीमा में प्रवेश कर चुका था और अब से कुछ ही देर बाद उसकी पेशी होगी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मुख्तार अंसारी को लेकर, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान में मुख्तार अंसारी को लाया गया। पूरा साइड ही है, वो तो पीछे जाएंगे उनके, कहां गए, बस इसके पीछे लग जाना, इसी के पीछे मारो खड़ाक से। पुलिस का काफिला चल रहा है मुख्तार अंसारी के साथ। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी है और मुख्तार अंसारी की जिस मामले में आज पेशी है वो मामला है अवैध तरीके से जमीन कब्जे का। अवैध तरीके से जाली दस्तावेज बनवाकर जमीन पर कब्जा किया गया था। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज है जमीन कब्जे को लेकर और उसी मामले में आज मुख्तार अंसारी की पेशी है। कोर्ट व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मुख्तार अंसारी पर। देखिए कई मामले दर्ज हैं, दर्जन भर से ज्यादा मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ में दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल आज अवैध तरीके जमीन कब्जे के मामले में मुख्तार अंसारी फिलहाल पहुंच चुका है लखनऊ। तो देखिए कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए इसी के चलते, क्योंकि वैसे भी देखिए मुख्तार अंसारी जब पेशी के लिए जाता है तब पूरे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं और ऐसे में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी अब जबकि कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच चुका है लखनऊ में, तो जाहिर सी बात है अब से कुछ ही देर बाद उसकी पेशी होनी है। और मामला हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, मुख्तार अंसारी के नाम पर अब तक कितनी राजनीति होती रही वो भी आपने देखा। बार बार बीजेपी सरकार ने इसको भुनाया भी कि अब ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रहना पड़ता है जो पहले यहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाया करते थे, लोगों की ज़मीनें कब्जा किया करते थे, जिनका नाम ही दूसरा आतंक हुआ करता था, जो सिर्फ और सिर्फ भय का माहौल बनाकर रखते थे। और इसी के चलते मुख्तार अंसारी की पेशी के कारण सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। एसके वाजपेयी का हम रुख करेंगे। एसके, अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी की पेशी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, यूपी पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चाहे बांदा जेल से लेकर लखनऊ आने तक जितने भी पुलिस स्टेशन पड़े हैं, हर जगह पुलिस ने उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई है। हालांकि पुलिस की पूरी एक पिकेट उसके साथ आई है। जिस तरीके से उसके परिजनों की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया था कि उनके जो लखनऊ लाया जा रहा है पेशी के लिए, उसमें उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को यूपी पुलिस ने ध्यान में रखते हुए उनको जगह जगह पर सुरक्षा उपलब्ध कराई। हालांकि एक चीज सबसे बड़ी थी कि उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही उनकी पेशी कराई दी जाए, लेकिन कहीं न कहीं योगी सरकार के सख्त रुख के चलते अब कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आपको पेशी पर खुद उपस्थित होना पड़ेगा और उपस्थित होकर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर उनके वकील की तरफ से लगातार दलील दी जा रही थी कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, साथ ही साथ उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उनकी पेशी कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर ले। लेकिन इन सारे मामलों को सुनने के बाद कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनको खुद आना पड़ेगा और खुद कोर्ट में आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई अभी तक होती रही है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बहुत बार उनकी पेशी का ऐसा समय आया जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हुई थी और अब चूंकि चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं तो कोर्ट ने भी पूरी चीज को साफ कर दिया है। हालांकि अब वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। तो निश्चित है अब से थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट की कार्रवाई में पेश किया जाएगा और जिन मामलों को लेकर उनको लखनऊ लाया गया है, जिसमें जो शत्रु संपत्तियां थी उस पर अवैध तरीके से कब्जे करने, लोगों को धमकाने, साथ ही साथ हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले हैं जिनको लेकर अब उनके ऊपर पूरे मामले पर ट्रायल होगा और कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद यूपी पुलिस का अपना पक्ष है कि सुनवाई के बाद जैसा कोर्ट निर्देश देगा कि उनको आगे कहां ले जाना है, मसलन कि उनको आज ही रात में शिफ्ट करना है या कल ले जाना है या इसके आगे किस तारीख पर लाना है, इन बहुत सारी चीजों पर कोर्ट का जो भी निर्देश होगा
उस निर्देश को हम फॉलो करेंगे। हालांकि जो भी सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है उनको, ताकि जिस तरीके से उनके परिजन लगातार ये आशंका जता रहे थे कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। तो निश्चित है कि अब लखनऊ पुलिस पूरी सख्ती के साथ उनको बांदा से लेकर लखनऊ पहुंची और अब से थोड़ी देर बाद वो कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होंगी। जी, इसके बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी है और उसी कोर्ट में पेशी को लेकर उसे लखनऊ लाया गया है और अब कोई रियायत नहीं दी जा रही है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कई बार चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात मुख्तार अंसारी करता रहा हो या फिर इस पेशी से बचने की तमाम कोशिशें की गई हो, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अब क्लियर है कि आपको पेशी के लिए तो आना ही होगा। अब ऐसे में जब मुख्तार अंसारी का आगमन हुआ है पेशी के लिए, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच एक बेहद दर्दनाक खबर कुशीनगर से आई है और इसी कुशीनगर से आई दर्दनाक खबर पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया और दुख भी जताया। दरअसल कुशीनगर में बाबर नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या सिर्फ इस कारण से कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनने पर खुशियां मना रहा था और मिठाइयां बांट रहा था। सीएम ने मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। रामकोला थाने के कटघरई में इंसानियत शर्मसार हुई। पट्टेदारों ने पीट पीट कर एक मुस्लिम युवक की हत्या सिर्फ इस कारण कर दी क्योंकि वो भाजपा की सरकार बनने पर मिठाइयां बांट रहा था। कार्रवाई के आश्वासन पर परिजनों ने अब आखिरकार दाह संस्कार तो कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए अब बीजेपी के विधायक भी बाबर को कंधा देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बीजेपी के विधायक हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा कंधा दे रहे हैं बाबर को। रामकोला थाने के कटघरई में इंसानियत शर्मसार हुई और इस पूरे मामले में बाकायदा डीएम भी दाह संस्कार के दौरान में मौजूद रहा, जो हमारी जानकारी अभी तक है उसके मुताबिक। और बीजेपी के विधायक भी यहां पर पहुंचे। मामला बेहद संजीदा है इसलिए क्योंकि ये क्या बात हुई कि आप किसी को सिर्फ इस कारण से मार दें कि वो किसी एक पार्टी की सरकार बनने पर खुश है। लेकिन कुशीनगर में तो ये बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। छोटे छोटे से बच्चे हैं बाबर के, आप देखिए, जिनको शायद जब समझ में आएगा तब तक उनके पिता को गुजरे भी बहुत वक्त बीत गया होगा। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको अभी आए हुए सिर्फ कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन उनके सर पर से उनका पिता का साया हट चुका है। और वहीं गोरखपुर में नाव पलटने से हादसा हुआ बड़ा। तालाब में नाव पलटने से 6 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 बच्चों की तो जान चली गई, जबकि 4 बच्चों को बचा लिया गया किसी तरीके से। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बनगावा गांव का ये पूरा मामला है। गोरखपुर में तालाब में नाव पलट गई जिसमें सवार 6 बच्चे डूब गए। 4 बच्चों को किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस और एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बरामद कर लिया गया। यह हादसा बनगावा गांव का है। पहलवानी के लिए मशहूर बागपत के मलकपुर गांव में आज दहशत का माहौल है। दहशत की वजह है अपराधियों के बुलंद हौसले। इतने बुलंद हैं इनके हौसले कि दिन दहाड़े हत्या जैसी वारदात मानो अपराधियों के लिए एक खेल है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट में देखिए। बागपत में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनको खाकी का जरा भी डर नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला मलकपुर गांव में, जहां पर अपराधियों ने 24 साल के विशाल नाम के युवक की दिन दिहाड़े हत्या कर गांव के पास ही झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद से ही गांव में सनसनी फैल गई। खबरों की माने तो ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। हालांकि मृतक के परिजनों की माने तो गाँव के ही 4 युवकों ने विशाल की हत्या की है। साथ ही मृतक के परिजन ने किसी भी तरह की पुरानी रंजिश की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। ये तो अब तो सुबह ही खेत में चले गए। अब तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे लड़के पर फोन कराया हमारे किसी ने, कह लगा थारा वो भाई है गोली मार दी। फिर लड़का गया, कह लगा बता पापा गोली मार दी। वह किसका कहला विशाल के, वह कहा सी कह वहाँ गाँव गई, वहाँ हम गाँव बताए इतने हुए पुलिस उसको उठा के लेगी। उसका नाम विशाल है, अब उसका पता ही नहीं लगा। फिर इस बॉडी जा रही बागपत। आप क्या लगा उनका? चाचा लगे।
पता चला? ये कोई किसी से रंजिश थी? भाई इसका को पता नहीं, बालक है जी, हमें तो को पता ही नहीं। विशाल की हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने तेजी से कानूनी कार्रवाई शुरू कर विशाल के 3 हत्यारों को धर दबोचा। यानी विशाल के 3 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि एक आरोपी अब भी पुलिस से आंख मिचौली खेलने से बाज नहीं आ रहा है। अब भी पुलिस विशाल के चौथे आरोपी की खोज में जमीन आसमान एक कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ चौथे आरोपी से अब भी दूर हैं। थाना क्षेत्र बड़ौत में मलकपुर के रहने वाले शीशपाल के द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे विशाल की हत्या उन्हीं के गांव के 4 लोगों ने मिलकर के कर दी है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। शव को पंचायताना पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। घटना के संबंध में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस विशेष टीम गठित कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करके मामले की विस्तार से खुलासा करने का दावा भी कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के ये दावे कितनी जल्दी पूरे होते हैं। और साथ ही ये सवाल भी है कि आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसके कारण विशाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।